दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा देवघर। ठीक है, स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर में की गई थी, जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकड़ा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी, जो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। तो दोस्तों इन्हें फात जंग की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? इन्हें फात जंग की। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि दी थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब पारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1834 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे झारखंड में विल्किंसन कानून 1834 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है आपसे कि खुदकटी भूमि व्यवस्था पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी में। खुदकटी भूमि व्यवस्था पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1908 में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का क्या नाम था। तो दोस्तों गठित संस्था का नाम था आदिवासी महासभा। ठीक है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम था आदिवासी महासभा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड पार्टी का गठन किसने नहीं किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ने ही। ठीक है दोस्तों, 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने की थी, ना कि ढेबले उड़ाव या रामदयाल मुंडा या शिबू सोरेन ने। ठीक है, किसने करी थी? जयपाल सिंह ने। सन 1963 ईस्वी में इसका जो है ये झारखंड पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी कैसी घाटी है। तो दोस्तों दामोदर जो घाटी है ये कैसी घाटी है? तो ये भ्रंश घाटी है। कैसी घाटी है? ये भ्रंश घाटी है। ठीक है दोस्तों, दामोदर भ्रंश घाटी की उत्पत्ति रांची पठार एवं हजारीबाग पठार के स्थित रहने एवं मध्य भाग धंस जाने के कारण हुई थी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों रांची पठार की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है दोस्तों? 600 मीटर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि छोटा नागपुर के पठार की रचना कैसे हुई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहां पर लावा चट्टान से। कैसे? लावा चट्टान से। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद। ठीक है, कौन सा जिला? धनबाद। ठीक है, झारखंड का 10 जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। वो कौन कौन से हैं? तो साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा तथा पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा सोन। ठीक है, बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने वाली गंगा एवं सोन नदी है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में मानसून लौटता है कब। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर माह के मध्य। ठीक है, कब लौटता है? सितंबर माह के मध्य। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो ये है हमारी दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? दामोदर नदी। चलिए चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राज्य की लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। तो दोस्तों लाल मिट्टी प्रधानता वाला राज्य का कौन सा भाग है। तो दोस्तों ये है छोटा नागपुर क्षेत्र। कौन सा भाग है? छोटा नागपुर क्षेत्र ही लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है झारखंड राज्य का। अगला सवाल आपसे कहता है कि जनजातीय मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसे रानू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानू। चलिए अगला सवाल कहता है
कि नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम जिले में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है सिंहभूम। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों आपसे, कहता है कि बंगाल क्षेत्र का शोक कहे जाने वाली नदी पर स्थापित दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ हुई थी कब? तो 1948 में, 1948 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य से गुजरने वाले NH-23 है, NH-32 है और NH-31 सभी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक मिनट जी। अब अगला सवाल क्या कहता है कि शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम नहीं होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि उत्तरी गंगा का मैदान में और संथाल परगना क्षेत्र में जो है ये शीतकाल में भी झारखंड के इसी भाग में तापमान सबसे कम नहीं होता है। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में मानसून लौटता है कब? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि राज्य में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात ही राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि केंद्रीय खनिज अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि लघु उद्योग शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। कौन है? रांची। चलिए अगला सवाल कहता है कि राजा महाराजाओं ने किसके जरिए आदिवासियों को उनके हक हकीयतों से वंचित किया और जुल्म किया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा ही। धर्म के जरिए, जागीरदारी के जरिए और जमींदारी के जरिए। अगला सवाल कहता है कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल कहता है आपसे कि 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर किस सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम जाति सेवा मंडल की। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि प्रायः आदिवासियों में कौन सा रोग पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ही। मलेरिया भी, चर्म रोग भी, यौन रोग भी, रक्त अल्पता भी, फाइलेरिया, कुष्ठ और टीबी भी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि आदिम शिक्षण संस्था में शिक्षा दी जाती है किसकी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नृत्य, संगीत, ललित कला की भी, व्यक्तित्व निर्माण, धार्मिक शिक्षा, प्रेम तथा यौन शिक्षा की भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुटीर उद्योग के रूप में क्या मुख्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। रस्सी बनाना भी, पत्तों से पत्तल बनाना भी और कृषिगत औजार का निर्माण करना भी, बांस से घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करना भी। दोस्तों चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है आपसे कि झारखंड में अपराध में वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। चलिए अगला सवाल कहता है कि जनजातियों में मद्यपान की समस्या को लेकर कुछ गलत भ्रांतियां हैं, वे क्या हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। पहली बात, मद्यपान धर्म से जुड़ा है। दूसरा, मद्यपान सामाजिक व्यवस्था जिससे जुड़ा है। मद्यपान रीति रिवाज एवं लोक कथाओं से भी जुड़ा है।
अगला सवाल कहता है कि धार्मिक एवं सामाजिक रूप से कितना तपान ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से कितना तपान ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है। दोस्तों, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से एक तापन ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है। कितनी? एक। अगला सवाल कहता है कि कराम क्या है। ठीक है, कराम क्या है? तो दोस्तों, कराम एक संथाली कथा है। क्या है? एक संथाली कथा है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों आपसे, कहता है कि किसके अनुसार धार्मिक कृतियों में सामाजिक कार्यक्रमों में हड़िया रखने और पीने की छूट दी गई है, किंतु इसे बेचना अपराध माना गया है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि मद्य निषेध कानून के अनुसार और अंग्रेजी सरकार के कानून के अनुसार। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। अगला सवाल कहता है कि आरक्षित वन होने के बाद आदिवासियों को वन क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा, इससे किन जनजातियों का जीवन प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का ही। बिरहोर, परहिया, कोरवा, बिरजिया, सौरैया, पहाड़िया, असुर, खाड़िया, उपरोक्त सभी ही जनजातियों का जीवन प्रभावित हुआ। अगला सवाल कहता है कि जनजातियों के वन समस्या का समाधान संभव है, आखिर कैसे। तो दोस्तों, जनजातियों के वन समस्या का समाधान संभव है जब खुद आदिवासी ही वनों की रक्षा करेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड में वन के आसपास के गांवों के लोगों का ग्राम प्रबंधन समिति बनाकर उनकी देखरेख में वनों से प्राप्त आय का कितना प्रतिशत समिति को ही उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। अगला सवाल कहता है कि जीईएल चर्च क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1855 में। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? जीईएल चर्च, जिसे हम क्राइस्ट चर्च भी कहते हैं, जो 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लेकिन यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था रांची में। कहाँ पर? रांची में। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? कहता है कि झारखंड की जनजातियों में परिवार का स्वरूप होता है कैसा? तो पितृसत्तात्मक। क्या होता, कैसा होता है? पितृसत्तात्मक। अगला सवाल कहता है आपसे कि मुंडा जनजाति के पर्व सरहुल का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, सरहुल का अन्य नाम है बापरब। क्या नाम है? बापरब। चलिए अगला सवाल कहता है कि पाइका क्या है दोस्तों? पाइका क्या है? तो दोस्तों, पाइका एक नृत्य है, लोक नृत्य है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंडू में। दोस्तों, झारखंड में सूर्य मंदिर बुंडू रांची में अवस्थित है। यह मंदिर रांची जिले में रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। इस मंदिर को सूर्य के रथ के आकृति में बनवाया गया है। दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बैंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति में ही बैंगा नृत्य प्रचलित है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि झंझाइन गीत कब मनाया जाता है? झंझाइन गीत जो है ये कब गाया जाता है? ठीक है दोस्तों, झंझाइन गीत जो है ये कब गाया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतानोत्पत्ति के अवसर में। ठीक है, झंझाइन गीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं रहती है, अनुपस्थित रहती है? तो दोस्तों, दिए गए में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इन सभी जनजाति में गोत्र व्यवस्था उपस्थित रहती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह का निधन 1970 में हुआ था।
चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज कहा जाता है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद नायक को किसे, मुकुंद नायक को ही प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज कहा जाता है। दोस्तों अब अगला सवाल आपसे कहता है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलैया में। कहाँ पर? तिलैया में। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य के खदानों का शहर किसे माना जाता है। दोस्तों राज्य के खदानों का शहर किसे माना जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। ठीक है, धनबाद को ही खदानों का शहर कहा जाता है, जबकि इसका अन्य नाम कोयला नगरी भी है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरन मल के द्वारा। किसके द्वारा? पूरन मल के द्वारा। दोस्तों देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है, का निर्माण गिद्धौर वंशी राजा पूरनमल ने करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना पूरनमल ने 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में करवाई थी। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि किसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। किसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट को ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रांची संग्रहालय रांची की स्थापना कब नहीं हुई थी। दोस्तों रांची संग्रहालय रांची की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? 1972 में। प्रारंभ में यह संग्रहालय ट्राइबन रिसर्च इंस्टीट्यूट मोराबाड़ी के अहाते कंपाउंड में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ये सभी ही। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा ही झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है। ठीक है, जबकि यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल कहता है कि बुरजू ईसाई मिशन स्कूल में बिरसा को प्राथमिक शिक्षा मिली। यही ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद बिरसा का 32वां संस्कार हुआ। कितना संस्कार हुआ? 32वां। बिरसा का ईसाई नाम नहीं था, इनमें से कौन? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ये सभी ही। ठीक है दोस्तों, बिरसा को बचपन में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के समय ईसाई धर्म स्वीकार करना आवश्यक था, जिससे उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड हो गया था। ठीक है, उनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि रांची स्थित एंग्लिकन चर्च की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में। कब? 1869 में। दोस्तों अप्रैल 1869 ईस्वी में रांची में स्थित एंग्लिकन चर्च की स्थापना हुई थी। इस मिशन के केंद्र रांची, हजारीबाग तथा चाईबासा में स्थापित किए गए थे। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल कहता है कि कहाँ से मुख्यालय हटाकर रांची लाया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा से मुख्यालय हटाकर रांची लाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किस में निहित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार में। धारा 265 के अंतर्गत राज्य सरकार में सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा झारखंड में भूमि संबंधित क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि राजस्व संग्रहण करने लगे हैं, तो यही जो है परिवर्तन हुए हैं। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड में भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के बाद भुएरी एवं मुंडारी खुटकट्टीदारी जमीन का लगान संग्रह किसके हाथों में चला गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूहरदार और मुंडारी खुटकट्टीदार।
दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड अभिसारी होल्डिंग अधिनियम 1973 की धारा 14 में कौन सा प्रावधान है? तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू हस्तांतरण के बाद नामांतरण या दाखिल खारिज का प्रावधान, जो कि धारा 14 में दिया गया है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि संयुक्त भूस्वामी हेतु उपबंध है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 257 में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कोई बात प्रभावित नहीं करेगी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि क्रियाविधि द्वारा यथा परिभाषित बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हों। ठीक, और फिर कहता है कि अधिनियम द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा इच्छा द्वारा निर्देशित नहीं की गई हो कोई अन्य विशेष या स्थानीय विधि। तो दोस्तों दोनों ही उपरोक्त दोनों में से ही कोई नहीं होगा। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत राज्य में उद्योग को प्रोत्साहित देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत? 25%। कितने? 25%। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग, खनन तथा निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग, खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन करने के लिए ही। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य में फूड पार्क की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। इसके लिए औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015 में लाया गया। इस पॉलिसी के तहत स्थापित पार्कों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी ही। ठीक है, फूड पार्क की स्थापना के लिए तो सबसे पहली बात अधिकृत भूमि के स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी। फिर फूड पार्क के लिए बिजली की दर कृषि दर के समान ही होगी। राज्य में कृषि उपज का मंडी पर कोई कर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब प्रावधान होंगे। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार परोक्ष रूप से प्रत्यार्पणकर्ता के उग्रवादी गतिविधि से संलिप्त होने या नहीं होने के बिंदु पर अंतिम निर्णय निम्न में से किसका होगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक का। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्या के विवाह हेतु ₹100 प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000। कितने? 30,000। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड में चलाई गई योजनाओं एवं उसके प्रारंभ वर्ष के साथ इनकी पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003। ठीक है, पहाड़ी जनजाति के छात्र हेतु मध्याह्न भोजना की शुरुआत हुई थी 2003 में। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है
कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी ही कथन सत्य है। ठीक है, कोई मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता है तब और आसपास के 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। गांव का मुंडा पढ़ा राजा को जानकारी देता है और पढ़ा राजा दीवान को मामले की जानकारी लाने का आदेश देता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानकी को नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की आप पहचान कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन कहता है कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है कि पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है, ये भी सही है। और फिर कहता है कि कई गांव को मिलाकर एक पीड़ का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन जो है हमारे सत्य ही हैं। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो दोस्तों कहता है कि विटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, ये कथन सत्य है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में कांटा टोपन सजा को कौन सा कथन सही ठहराता है? तो दोस्तों धान के कोड़े से भरे एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2005 के तहत ध्यान किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। बिरस भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सिटीजन चार्टर के बाद राइट टू सर्विस की परिकल्पना तैयार हुई। ठीक है, सिटीजन चार्टर के बाद राइट टू सर्विस की परिकल्पना तैयार हुई। राइट टू सर्विस कानून सर्वप्रथम किस राज्य में बनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किस जिले से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों चाईबासा जिले से ही इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र डैश के प्रभाव में था। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के प्रभाव में था। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि कौन सी नदी को देव नदी कहा गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर को। ठीक है, दामोदर को ही देव नदी कहा गया है। यह सबसे लंबी नदी है, यह लंबे समय से झारखंड का पालन पोषण भी कर रही है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल है टोरी लातेहार। क्या है? टोरी लातेहार। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 1946 में अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। ठीक है, अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन सन 1986 में जमशेदपुर में हुआ था। इन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए एकजुटता दिखाई। भविष्य के लिए एक्शन प्लान तय किया गया, जिससे राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। चलिए अब अगला सवाल कहता है केंद्र शासित राज्य की मांग किस झारखंडी नेता ने करी थी? दोस्तों हम सभी जानते हैं किसने करी थी, N.E. होरो ने। किसने? N.E. होरो ने। चलिए अब अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सदान समुदाय की जनजाति है? ठीक है, आपको बताना है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सदान समुदाय की जनजाति है। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, करमाली।
चलिए अब अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है कि बिरहोर जनजाति के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करना ही पसंद करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि कौन सी जनजाति भारत की प्राचीनतम आदि जनजाति है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि कौन सी जनजाति एक आदिम जनजाति है। ठीक है, कौन सा जनजाति इनमें से एक आदिम जनजाति है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा जो है ये एक आदिम जनजाति है। ठीक है, यह जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है। इस जनजाति का प्रधान देवता बड़ा देव है, जिसका निवास साल वृक्ष में माना जाता है। इस जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, मुकद्दम कहलाता है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा प्रभात कुमार, और अभी कौन है तो रमेश बैस। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों झारखंड का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है रांची में। कहाँ पर, रांची में ही है झारखंड का हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि संख्या की दृष्टि से झारखंड में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कैसा है। तो दोस्तों संख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थान 21वां है। ठीक है, और पूरे भारत में कुल 24 हाईकोर्ट ही हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बताना है आपको कि ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया है ऑप्शन नंबर डी कि 1857 ईस्वी में पिठोरिया में मिशन की स्थापना हुई थी ना, ये कथन जो है ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, पिठोरिया में मिशन की स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी, जबकि गोविंदपुर में मिशन की स्थापना 1850 में, चाईबासा में 1851 ईस्वी में, और हजारीबाग में मिशन की स्थापना 1854 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, कहता है कि सिंहभूम के सिंहवंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों कौन थे, तो हमारे थे काशीनाथ। ठीक है, सिंहभूम के सिंहवंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि चीरू राजा साहब राय और दाऊद की सेनाओं के बीच युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चेरो राजा साहब राय और दाऊद की सेनाओं के बीच युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के। ठीक है, पादशाहनामा और आलमगीरनामा के अनुसार 17 दिसंबर 1660 को औरंगा नदी के किनारे दाऊद खां, औरंगजेब सेनानायक और चेरो राजा साहब राय की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें साहब राय की हार हुई थी। चलिए, कहता है कि बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, कहता है कि बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक का क्या नाम था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल नागमुंडा। ठीक है, कौन थे, जयपाल नागमुंडा। ठीक है, जयपाल नागमुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक थे। जयपाल नाग ने बिरसा मुंडा को आरंभिक शिक्षा प्रदान करी थी। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। ठीक है, कहता है कि नीलांबर एवं पीतांबर को किसके समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन के समक्ष। ठीक है दोस्तों, भोक्ता बंधु नीलांबर व पीतांबर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे। तभी डाल्टन के जासूसों ने डाल्टन को खबर कर दी। डाल्टन ने उस स्थान को घेर लिया। भोक्ता बंधु तलवार लेकर सेना पर टूट पड़े, लेकिन अंततः उन्हें डाल्टन के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों आप ज़रूर नीचे में कमेंट में बताएं कि आपके जो है कितने प्रश्न सही हुए हैं, और दोस्तों ये भी बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।